नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। अफगान संकट के बाद जो है चिंताएं हर देश की लगभग कायम है। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर वहां पर किस तरीके की सरकार होगी और जो अन्य देश हैं, खासकर अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की तरफ से कई अरब डॉलर वहां पे इन्वेस्ट किया गया है। इन तमाम मुद्दों पे हम आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार के साथ हैं और आपको सबसे पहले सर का परिचय बता दें कि सर पॉलिटिकल साइंस से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और पीएचडी भी कर चुके हैं, कई किताबें हैं। सर की परिचय अगर मैं कराऊं तो बहुत टाइम लग जाएंगे। आइए पहले सवालों का जवाब जानते हैं और सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अफगान संकट है वहाँ पर शरिया कानून के तहत सरकार चलनी है, लेकिन अब जो है प्रजातंत्र का क्या होगा और लोकतंत्र को लेकर के जो चिंता है उसकी संकट या फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर देखिए, अभी जो अफ़गानिस्तान में घटना घटी है वह एक देश की घटना नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने यह समस्या है, मानवता के सामने समस्या है, यह नारीवाद के सामने समस्या है, पर्यावरणवाद के सामने समस्या है। यह कई परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की आवश्यकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन भारत ही क्यों कहें, जितने भी संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन, खास करके हम सार्क की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं, उनके लिए भी ठीक नहीं है। अभी रूस के द्वारा, चीन के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा जो तालिबान सरकार को मान्यता दी जा रही है, समर्थन की जा रही है, वह तत्कालिक रूप में भले ही वह प्रभावित हो या लाभप्रद स्थिति में हो, लेकिन अंततः इसे विश्व मानवता सही नहीं होंगी और मानव जाति और मानवाधिकार को भी इससे लाभ नहीं होगा और प्रजातांत्रिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। और सर अगर भारत को लेकर के बात करें तो भारत में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है? जो तालिबान संकट अभी इस तरह से गहरा रहा है, लगातार जो देश में वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको वापस बुलाया गया और अब जो है भारत सरकार किसी तरीके की कोई बयान नहीं दिए और लेकिन संकट किस तरीके के यहाँ पे होंगे, किस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी और क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के सामने व्यापक प्रभाव पड़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा, वहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वह तो सबसे पहले प्रभावित दिखता है। अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं था और वहाँ हमारी जो आर्थिक गतिविधियाँ चल रही थी और दुनिया में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में हमने भी प्रयास किया अफगानिस्तान से कि न केवल अपने आर्थिक व्यय के माध्यम से उसे दोस्ताना संबंध रखें बल्कि आर्थिक रूप में लाभान्वित हों। यह तो प्रथम तौर पर प्रभावित होगा। हमारे जो बहुत प्रोफेशनल्स हैं, लगभग 1700 के आसपास इंजीनियर और प्रोफेशनल्स वहाँ फंसे हुए हैं। स्वाभाविक है कि रोजगार भी हमारा मिल रहा था, रोजगार भी प्रभावित हुआ। अब दूसरे, अगर अर्थव्यवस्था व्यापक रूप में प्रभावित हुई है, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में समझें, वहाँ भी हमारे लिए ठीक नहीं है। एक तो जम्मू कश्मीर जिसको हमने शांति की स्थिति में ला दिया था और भारत में जो आतंकी गतिविधियाँ थी लगभग विराम लग गई थी, वह आतंकी गतिविधियों को बल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आतंकी गतिविधियों के साथ साथ चूंकि और देवबंद जो समाज है मुस्लिम और शिया सुन्नी समाज के अंतर्गत, उनको भी वैचारिक रूप में सशक्ति प्राप्त होंगी और नकारात्मक मध्यकालीन मनोवृत्ति जो मुस्लिम समाज के अंतर्गत खास करके जो नकारात्मक बातें हैं जिसको हमारी सरकार अभी समाप्त कर रही थी, उनको बल मिलेगा और भारत से कभी भी यह तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान से बेहतर रिलेशन ताल्लुकात हो ही नहीं सकते हैं। जी सर, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ मेरा सवाल बनता है सर कि पाकिस्तान खुशी मना रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर भी असर इसका पड़ेगा? बिल्कुल पाकिस्तान पर असर पड़ने वाला है। यदि पाकिस्तान अपनी वर्तमान स्थिति में, पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों के कारण खुश है। वह इसलिए नहीं खुश है कि उसको आर्थिक रूप में लाभान्वित हो जाएगा, वह इसलिए तत्काल खुश है कि भारत की आर्थिक क्षति हो गई, इसलिए खुश है कि उसके आतंकियों को वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएगा, इसलिए खुश है कि चाइना उसका समर्थन कर रहा है और अगले दिन पाकिस्तान जो है वह तालिबान के सहारे भारत के जम्मू कश्मीर और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। इसलिए पाकिस्तान की खुशी के पीछे पाकिस्तान के लाभ वजह नहीं है, भारत की हानि की वजह देखकर वह अधिक खुश प्रतीत होगा। जी जी बिल्कुल। और अगर बात करें सर कि जो सार्क क्षेत्रीय संगठन है और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, हालांकि अभी तालिबान की वहाँ पे सरकार चलने वाली है, तो क्या जो सार्क का बैठक होगा उसमें तालिबान आएगा? किस तरीके से वहाँ पे स्थितियाँ अलग होंगी? क्षेत्रीय संगठन
जिसमें बाद में अफगानिस्तान शामिल हो गया है। 8 देशों का संगठन है, सार्क संगठन है। इस सार्क संगठन में ऐसे भी ग्रहण लग चुका था जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर नहीं थे। तो यदि कहा जाए कि सार्क अपने उद्देश्य में संपूर्ण रूप में सफल नहीं हुआ है, तो इसके मूल में पाकिस्तान और भारत की तनाव रही है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियां रही है। अब सार्क में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है और अफगानिस्तान में जो सरकार है वो तो अलोकतांत्रिक सरकार है, प्रजातंत्र से उसकी वास्ता नहीं है, आतंकियों से उसकी साठगांठ है। कहीं ना कहीं हक्कानी ग्रुप की बात करें, लश्कर की बात करें, लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश, जितने भी आतंकी संगठन है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में तालिबान सरकार उससे संबंधित है। वैसे अफगानिस्तान को सार्क में रखना उचित नहीं है। बिल्कुल। और सार्क में यदि उनको रखा जाता है तो फिर सार्क का जो मकसद और मूल उद्देश्य रहा है कि दक्षिण एशिया के देशों में आतंकवाद को समाप्त करना और शांति और सौहार्द स्थापित करना, वही शांति और सौहार्द के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए सार्क तो अब समझिए कि या तो अफगानिस्तान को हटाना होगा, अफगानिस्तान को हटाने पाकिस्तान नहीं देगा, इसलिए एक सार्क संगठन पर ग्रहण लग चुका है। बिल्कुल। अगर यूएनओ की बात करें तो सर उस पर भी असर पड़ सकता है क्या? जैसे कि यहाँ पे सार्क में ग्रहण लग चुका है, तो यूएनओ का क्या होगा? अभी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर तालिबान की गतिविधियां चल रही थी, अफगानिस्तान का संकट चल रहा था और इसी समय, इसी अगस्त महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। और आपको मालूम होगा कि सुरक्षा परिषद में जो अभी भारत की अध्यक्षता में संपन्न हो रहे हैं मीटिंग, उसमें मुख्य मुद्दा अफगानिस्तान रहा है। आज अगर अफगानिस्तान मुद्दा नहीं होता तो विश्व की अन्य प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं या मानव हित में जो दूसरी समस्याएं हैं, मानव विकास के लिए अन्य प्रकार की समस्याएं, उस पर चर्चा की जाती। बिल्कुल। लेकिन अभी हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान संकट को लेकर समस्या ढूंढ रही है और संयुक्त रूप में विश्व के महत्वपूर्ण देशों से आग्रह कर रही है कि शांति की पहल की जाए, वहाँ लोकतंत्र की बहाली के संबंध में सोचा जाए और हम लोग अपने क्षणिक स्वार्थ को त्याग कर ऐसा करें। यह सब काम संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य गतिविधि को प्रभावित करता दिखता है और कहना नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल जो मकसद है वह इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी है। और इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी तभी होंगी जब अफगानिस्तान में यह तालिबान जैसे शासन जो अलोकतांत्रिक है दुनिया में नहीं रहे। यह तो लोकतंत्र, शांति और सुरक्षा और मानवाधिकार के मार्ग में बाधक है। इसलिए स्वाभाविक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य गतिविधियां प्रभावित होंगी। इतना ही नहीं, चूंकि अभी रूस और चीन उसके पक्ष में जा रहा है और वीटो में यह 5 देश हैं और 5 में रूस और चीन अगर अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के पक्ष में है तो आने वाले दिनों में सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग जो शिथिल हो चुका था वह फिर जीवित हो जाएगा और अन्य नए प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैचारिक तनाव देखने को मिलेगी। अभी जो कहा जा रहा था कि शीत युद्ध का अंत हो गया, लगता है कि शीत युद्ध की वैचारिक पृष्ठभूमि अलग होंगी लेकिन अलग तनाव की पृष्ठभूमि अंतर्राष्ट्रीय समाज में होंगी। जी बिल्कुल। आखिर में मेरा ये एक सवाल है सर कि तालिबान में जो सरकार होगी वो शरिया के मुताबिक होगी, क्योंकि तालिबान द्वारा ये घोषणा की जा चुकी है। तब यहाँ पे सवाल मेरा बनता है सर कि महिलाओं को लेकर के किस तरीके की स्थितियाँ होंगी, क्योंकि महिलाओं को लेकर वो काफ़ी कट्टर हैं। यहाँ तक कि विज्ञापन से महिलाओं की तस्वीर हटा दिए हैं और जबकि महिलाएं वहाँ पे 2-4 विरोध में भी उतरी लेकिन वो कुछ नहीं किए, वो लगातार अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। इस पर महिलाओं की कितनी आज़ादी मिलती है सर? महिलाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल। अभी तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का मूल आधार लैंगिक समानता है और पूरे विश्व की महिलाएं कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में उत्पीड़ित है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में मैं शिक्षक हूं, कहना थोड़ा यह लगता है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अन्य महिलाओं से ज़्यादा बंदिश में रहती हैं और इनका तो उद्देश्य है महिलाओं को शिक्षा से, अन्य रोजगार वगैरह से दूर कर देना। 10 वर्ष के पहले की उम्र की बच्चियां अगर मदरसा में तालीम हासिल करेंगी, अन्य क्षेत्र में नहीं आएंगी। आप जैसे भी मीडिया में काम कर रही हैं, इस प्रकार महिला को इंटरव्यू नहीं लेंगी, महिलाएं सामने नहीं आएंगी। यह सब जो स्थिति आने वाली है यह ठीक कदापि नहीं है। और न केवल अफगानिस्तान में जो महिलाएं हैं उनके लिए, बल्कि जिन देशों से उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे वहाँ की महिलाओं पर अगर बंदिशें लगाई जाएंगी, उन्हीं देशों से इनका रिलेशन बेहतर होगा। इसलिए पाकिस्तान की महिलाओं पर भी तालिबानी संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। और मैं भारत में कहूँ, इतना हम कमज़ोर नहीं हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी सरकार नहीं पहुंचने वाली है। और भारत की महिलाओं में और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं में रूढ़िवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा या उसमें तनाव होगा। और यह तालिबानी सरकार जो आज अफ़गानिस्तान को प्रभावित कर रही है सांस्कृतिक रूप में, वह आने वाले दिनों में धार्मिक रूप में वह इस्लामाबाद को ध्वस्त कर देगी, प्रभावित करेंगी। और कहना नहीं होगा, विलंब से ही सही, अधूरे रूप में ही सही, अप्रत्यक्ष ही सही, भारत की और दिल्ली की संस्कृति व्यवस्था को भी प्रभावित करेंगी। इसलिए पूरे विश्व समाज से यह आग्रह है और लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में आग्रह है कि ऐसी तालिबानी मनोवृत्ति को न केवल अफगानिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया में जो तालिबानी मनोवृत्ति है और हिंसक प्रवृत्ति, आतंकी प्रवृत्ति है, उसको समाप्त करने की दिशा में कार्य किया जाए। अपनी क्षुद्र और क्षणिक स्वार्थ को से अलग होकर रूस, चीन, अमेरिका, जापान, इजराइल और भारत जैसे देश एकजुट होकर अफगानिस्तान के विरोध में काम करें, तभी जाकर बेहतर व्यवस्था होंगी। और वह व्यवस्था कि एक देश के लिए ही नहीं, मानवता के लिए, मानवाधिकार के लिए, पर्यावरणवाद के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए और नारीवाद का प्रश्न था, नारीवाद के लिए अनिवार्य होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरीके से सर ने बताया कि आज जो है ये सवाल बना हुआ है कि नारीवाद हो या फिर सुरक्षा या फिर और भी तरह के संकट हैं, उसको लेकर किस तरीके से भारत, अमेरिका और अन्य इजराइल जो देश हैं वो एकजुट होकर के कड़ा कदम उठाएं। अब देखना होगा कि किस तरीके से परिदृश्य बदलते हैं, लेकिन आपको जो सवाल था आपका उस तरीके का जवाब भी सर ने दिया और एक आग्रह भी किया। तो फिलहाल दिनमान टाइम्स को दीजिए इजाज़त और फिर किसी अगले शख्स से हम आपको मिलवाएंगे। और आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें।